हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बार्टर सिस्टम एंड डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भाई बार्टर सिस्टम किसे कहते हैं और उसके डिफिकल्टीज क्या क्या हैं। दोस्तों, बार्टर सिस्टम इतना पुराना सिस्टम है। जब लोगों के पास लैंग्वेजेस नहीं हुआ करती थी तब लोग ट्रेड बार्टर सिस्टम में करते थे। कुछ इकोनॉमिस्ट द्वारा यह माना जाता है कि बार्टर सिस्टम 17,000 बीसी से भी ज़्यादा पुराना है और ये तब से चला आ रहा है। ये वो टाइम है जब लोगों के पास लैंग्वेजेस नहीं थी आपस में बात करने के लिए, लेकिन तब भी बार्टर सिस्टम प्रिवेल किया करता था ट्रेड करने के लिए। और अगर मैं आज की बात करूं तो आज भी बार्टर सिस्टम बहुत जगह पे प्रिवेल करता है। इंडिया की 70% पॉपुलेशन जो है वो विलेज में रहती है, गांव में रहती है, और इंडिया में तकरीबन 6.5 लाख विलेजेस हैं, गांव हैं, ठीक है। तो 6.5 लाख गांव में रहने वाली जो 70% पॉपुलेशन है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राइमरी सेक्टर में काम करता है, यानी एग्रीकल्चर में काम करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है। और यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले 80% जो खेती करने वाले लोग हैं वो एक हिसाब से मजदूरी करते हैं दूसरे की जमीन के ऊपर। मतलब उनके पास खुद का खेत नहीं है, उनके पास खुद का लैंड नहीं है, दूसरे की जमीन पे जाके वो खेती करते हैं। और इन 80% में से आप मान करके चलिए कि तकरीबन 50% ऐसे किसान होते हैं जिनको पैसे नहीं मिलते। लेबर मजदूरी जो उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की है उसके बदले में उनको क्या मिलता है? उसके बदले में उनको फूड ग्रेन्स मिलते हैं, जो भी वो अनाज उगाते हैं वो उनको मिल जाता है। तो सर्विसेज के बदले में आपको क्या मिल रहा है? फूड मिल रहा है। तो दिस इज बार्टर एक्सचेंज, जहां पे मनी की बात ही नहीं होती। हाँ, इसको डिटेल में समझते हैं। आइए अब समझते हैं बार्टर एक्सचेंज सिस्टम को। इन्होंने कहा कि इवोल्यूशन ऑफ मनी से पहले क्या था कि जो एक्सचेंज होता था वो डायरेक्टली होता था गुड्स और सर्विसेज का, इसे हम बार्टर कहते हैं। बार्टर में बेसिकली क्या इन्वॉल्व होता था कि डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ वन गुड फॉर सम क्वांटिटी ऑफ अनदर गुड्स। तो भाई, बार्टर सिस्टम में एक गुड का एक्सचेंज दूसरे गुड्स की कुछ क्वांटिटी के लिए किया जाता था। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके पास एक हॉर्स है, आप उसे एक काऊ के बदले में एक्सचेंज करना चाहते हैं, दिस इज बार्टर। या आपके पास 3 शीप है, आप उसे 4 गोट के बदले में एक्सचेंज करना चाहते हैं, दिस इज बार्टर, ठीक है। किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना बहुत जरूरी है। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को साधारण भाषा में इजीली आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक हॉर्स है और आपको उसके बदले में काऊ को एक्सचेंज करना है। मतलब आप घोड़ा देकर के बदले में काऊ, गाय लेना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको एक ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास ऑलरेडी काऊ हो, साथ ही साथ वो इंसान आपका हॉर्स ले करके, क्योंकि उसको हॉर्स की जरूरत है, और अपना काऊ आपको दे दे। तो ऐसे इंसान को ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता था। तो दिस इज कॉल्ड द लैक ऑफ या डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स भी बोल सकते थे, या डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स भी कहते थे, ठीक है। तो ऐसे इंसान को ढूंढना बहुत मुश्किल होता था बार्टर एक्सचेंज में। आगे इन्होंने कहा कि दूसरे केसेस में क्या था, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज के बदले में भी एक्सचेंज होगा। जैसे डॉक्टर मे बी पेड इन काइंड एज पेमेंट फॉर हिज सर्विसेज। तो काइंड में जो पेमेंट है दैट इज नॉट मनी, तो यहां उसके बदले में कुछ भी दे दिया जाता है। तो डॉक्टर ने अपनी सर्विसेज दी, आपने खुशी से आपने कुछ भी दे दिया उसे, ठीक है, पैसा नहीं, क्योंकि पैसा था ही नहीं उस जमाने में। एग्जाम्पल के तौर पे उसे आपने एक मुर्गा दे दिया, ठीक है, आपने उसे कुछ वीट दे दिया, राइस दे दिया, कुछ फ्रूट दे दिया डॉक्टर को। पहले के ज़माने में ऐसे ही होता था, डॉक्टर ने अगर किसी पेशेंट को ठीक कर दिया तो बदले में उसको कुछ भी दे दिया जाता था, काइंड में, नॉट इन मनी और कैश। तो आगे इन्होंने कहा दस अ बार्टर इकोनॉमी इज मनीलेस इकोनॉमी, इसीलिए कहा जाता है कि बार्टर इकोनॉमी मनीलेस इकोनॉमी है। इट इज ऑल्सो सिंपल इकोनॉमी वेयर पीपल प्रोड्यूसेस गुड्स आइदर फॉर सेल्फ कंजम्पशन और फॉर एक्सचेंज विद अदर गुड्स विच दे वॉन्ट। तो इन्होंने कहा कि एक सिंपल इकोनॉमी थी जहां पे जो लोग थे वो गुड्स को प्रोड्यूस दो चीजों के लिए करते थे। एक तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, खुद के कंजम्पशन के लिए, कि उसकी यूटिलिटी गेन कर सकें। देखिए, कंजम्पशन का मतलब होता है किसी भी गुड्स या सर्विसेज की यूटिलिटी गेन करना, ठीक है। और दूसरा जो भी बच जाता था वो क्या करते थे, उसे एक्सचेंज करके दूसरे गुड्स को ले लिया करते थे, ठीक है। आगे इन्होंने कहा कि बार्टरिंग वॉज फाउंड इन प्रिमिटिव सोसाइटीज, ठीक। आगे ये कह रहे हैं कि बट इट इज स्टिल प्रैक्टिस्ड एट प्लेसेस वेयर द
यूज ऑफ मनी हैज नॉट स्प्रेड मच। तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आज के डेट में भी, हम 2022 की बात कर रहे हैं, कि आज के डेट में भी बहुत जगह पे बार्टर एक्सचेंज आज भी प्रिवेल कर रहा है। इन्होंने कहा कि बार्टरिंग जो था वो प्रिमिटिव सोसाइटीज में था, पहले के जमाने में हुआ करता था, एशियन टाइम्स में हुआ करता था, जब लोगों के पास पैसे नहीं थे। लेकिन आज के टाइम पे भी जो बार्टर एक्सचेंज है वो बहुत जगह पे प्रैक्टिस किया जाता है। इन्होंने कहा सच नॉन मोनेटाइज्ड एरियाज आर टू बी फाउंड इन मेनी रूरल एरियाज ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो भाई इंडिया डेवलपिंग तो है, लेकिन आपको मालूम है ना कि भाई 40 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या ऐसी है आउट ऑफ 141 करोड़। 2022 में कहा जा रहा है कि इंडिया की जो जनसंख्या है वह 141 करोड़ हो चुकी है। ठीक है, अभी तक सेंसस तो हुआ नहीं है। इस 141 में 40 करोड़ ऐसे लोग हैं जो बिलो पोवर्टी लाइन है, जिनको 24 घंटे में एक टाइम ढंग का खाना नसीब नहीं हो पाता। ठीक है, तो वो अगर कहीं कोई काम करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उनको पैसा नहीं मिलता, बदले में खाना मिल जाता है। ठीक है, तो दिस इज नॉन मोनेटाइज्ड एरियाज जो अंडर डेवलप्ड नेशंस में है, उनके रूरल एरियाज में आज भी बहुत जगह पे बार्टर एक्सचेंज सिस्टम प्रिवेल करता है। अब बात कर लेते हैं कि भाई कौन सी 6 डिफिकल्टीज है बार्टर एक्सचेंज सिस्टम की। इन्होंने बोला बट द बार्टर एक्सचेंज सिस्टम इज द मोस्ट इनकन्वीनियंट मेथड ऑफ एक्सचेंज। ये बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट था, मेथड ऑफ एक्सचेंज था। क्यों था? इट इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ मच टाइम एंड एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ पीपल इन ट्राइंग टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो लोग गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करने की सोचते थे या करने की कोशिश करते थे, उनका बहुत ही समय खराब होता था। ठीक है, और बहुत ही एफर्ट लगता था ताकि गुड्स या सर्विसेज आपस में एक्सचेंज किया जा सके। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि कुछ डिफिकल्टीज या डिसएडवांटेजेस हैं जो इस हिसाब से हैं। सबसे पहला, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। दूसरा, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तीसरा, इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। चौथा, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। पांचवा, डिफिकल्टी इन मेकिंग डिफर्ड पेमेंट्स। डिफर्ड मतलब होता है फ्यूचरिस्टिक पेमेंट्स, कि भाई बार्टर एक्सचेंज में ना भविष्य की पेमेंट्स आप नहीं कर सकते थे, बहुत प्रॉब्लम होती थी। और लास्ट में कह रहे हैं लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। चलिए इन 6 डिफिकल्टीज या डिसएडवांटेजेस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इन्होंने बोला कि जो बार्टर सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग के लिए जरूरी है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना जरूरी है ऑन द पार्ट ऑफ दोज हु वांट टू एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज। उन दो पार्टीज के बिहाफ पे जो आपस में गुड्स या सर्विसेज को एक्सचेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत ही नेसेसरी है फॉर अ पर्सन हु विशेस टू ट्रेड हिज गुड्स और सर्विसेज टू फाइंड अदर पर्सन who is not only willing to buy his goods and services but also possesses that goods which the former wants। कहने का मतलब यह है कि आपके पास, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना कि आपके पास, मान लीजिए आपके पास एक हॉर्स है। ठीक है, आप उसे काऊ के बदले में एक्सचेंज कराना चाहते हैं, तो यहां पे आपको एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसके पास काऊ ही नहीं है, बदले में क्या है कि वो काऊ देकर के हॉर्स लेना चाहता है। उसको हॉर्स की भी जरूरत है, आपको काऊ की जरूरत है और सामने वाले पार्टी को हॉर्स की जरूरत है, और वो भी काऊ ही देकर के हॉर्स लेना चाहता है। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बहुत बड़ी समस्या थी। ठीक है, तो इन्होंने एग्जांपल के तौर पे बोला है कि सपोज अ पर्सन पोजेसेस अ हॉर्स एंड वांट्स टू एक्सचेंज इट फॉर अ काऊ इन बार्टर सिस्टम, he has to find out a person who do not only possesses a cow but also wants a horse in exchange of it। ठीक है, आगे इन्होंने कहा कि जो द एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज रिमोट प्रोबेबिलिटी। बहुत मुश्किल होता था ऐसे व्यक्ति को ढूंढना। ठीक है, इन्होंने आगे कहा फॉर इट इज वेरी लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस टू फाइंड आउट अ पर्सन हु वांट ईच अदर्स गुड। तो ये बहुत ही मेहनत भरा काम था और बहुत समय खर्च करने वाला काम था कि आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढें कि जिनको हमारे वस्तु की जरूरत हो और उनके पास ऐसी वस्तु हो जिसे हमें जरूरत हो। ठीक है, Consequently, if the double coincidence of want is not matched exactly, no trade is possible under barter। तो अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स अगर मैच नहीं करेगा तो कोई ट्रेड होगा भी नहीं बार्टर सिस्टम में। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो बार्टर सिस्टम है टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हिंड्रांसेस हैं, डिफिकल्टीज हैं टू द डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्रॉबैक था या डिसएडवांटेज था बार्टर एक्सचेंज का वो ये था, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। दूसरा है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। आज के डेट में हम कोई भी सामान खरीदते हैं,
कुछ भी खरीदते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, मनी में इवैल्यूएट करते हैं। ये कितने रुपए का है, ये 20 रुपए का है, ये कितने का है, ये 100 रुपए का है, ये कितने का है, 500 रुपए का है। उसका वैल्यूएशन हम किस में मेजर करते थे, उसकी वैल्यू को किस में मेजर करते थे, मनी के टर्म्स में करते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि उस जमाने में क्या था कि हम मेजर नहीं कर सकते थे, हमारे पास मेजर करने का कोई तरीका नहीं था। आप देखिए, चावल जो है, राइस जो है, वो 10 रुपए किलो भी मिल सकता है आपको, 1,000 रुपए किलो भी मिल सकता है। ठीक है, किलो किलो तो वेट बराबर है ना, लेकिन उसकी क्वालिटी अलग है ना, क्वालिटी के हिसाब से भी तो रेट्स लगते हैं चीजों के। आप काजू खरीदने के लिए जाइए तो 650 रुपए किलो भी काजू मिल जाएगा आपको, 1200 रुपए किलो भी काजू मिलेगा। ठीक है, तो भाई काजू काजू है, ठीक है, दोनों एक एक किलो है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है उसके हिसाब से उनके चार्जेस कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। जैसे गोल्ड है, 18 कैरेट गोल्ड खरीदिए तो उसके चार्जेस कम होंगे, 20 के ज्यादा होंगे, 22 के ज्यादा होंगे और 24 कैरेट के और ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये तो आज के टाइम पे हम मेजर कर सकते हैं, उस जमाने में हम मेजर नहीं कर सकते थे। इन्होंने बोला अगली जो डिफिकल्टी थे बार्टर एक्सचेंज सिस्टम की, वो लैक ऑफ कॉमन यूनिट इन विच द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी मेजर्ड। ठीक है, तो ऐसा कोई कॉमन यूनिट नहीं था। आज के टाइम पे कॉमन यूनिट इज मनी। हम किसी भी चीज को मॉनेटरी टर्म्स में हम इवैल्यूएट कर लेते हैं, हम उसी में बता देते हैं कि महंगा है, ये सस्ता है, ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ठीक है, उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता था। आगे उन्होंने बोला इवन इफ द टू पर्सन हु वांट ईच अदर गुड्स मीट बाय कोइंसिडेंस, अगर दो व्यक्ति जिनको एक दूसरे का गुड्स चाहिए था, अगर वो कोई इंसिडेंटली अगर मिल भी जाते हैं, तो अगली जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि किस प्रपोर्शन में दो गुड्स को हम एक्सचेंज करेंगे, किस प्रपोर्शन में। अब भाई एक के पास हाथी है, ठीक है, एलिफेंट है, सामने वाले के पास गोट है, ठीक है, इनके पास गोट है, तो हाथी वाले को अगर दो गोट चाहिए तो भाई वो पूरा हाथी तो एक्सचेंज नहीं करेगा ना, ये हाथी को काट करके तो एक्सचेंज नहीं करेगा ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इन्होंने बोला देयर बीइंग नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू द रेट of exchange will be arbitrarily fixed according to the intensity of demand for each other goods। तो भाई ये अपने हिसाब से ही तय कर लेते थे कि आपको कितना इंटेंसिटी है उस पर्टिकुलर गुड्स का। अगर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आप मजबूरी में कुछ भी ट्रांजेक्शन कर लेते थे, लेकिन नहीं है तो फिर आप उस हिसाब से देखते थे कि क्या हम मतलब बार्गेन करें। उस जमाने में भी बार्गेन होता था। इन्होंने कहा कॉन्सिक्वेंटली वन पार्टी इज एट डिसएडवांटेज इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द टू गुड्स। तो भाई जाहिर सी बात है कि दोनों में से एक पार्टी, क्योंकि भाई इंटेंसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज्यादा है एक पार्टी की, तो वो नुकसान में रहेगा रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिनको डिविजिबिलिटी नहीं है। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो बार्टर सिस्टम है ये टोटली बेस्ड है एक्सचेंज ऑफ वन गुड्स विद अदर गुड्स, और ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं ना जिन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते, उनका फिक्स एक्सचेंज रेट, मतलब उनका एक्सचेंज रेट फिक्स करना बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क है। तो सच इनडिविजिबल गुड्स पोजेस अ रियल प्रॉब्लम अंडर बार्टर। तो ऐसे जो अनडिविजिबल गुड्स हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे बार्टर सिस्टम में। सपोज कीजिए कि आपके पास एक हॉर्स है और दूसरी पार्टी के पास शीप है, और आप दोनों आपस में ट्रेड करना चाहते हैं, मतलब आप हॉर्स देना चाहते हैं, सामने वाला हॉर्स लेना भी चाहता है, बदले में आपको शीप चाहिए तो वो देना भी चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो भाई कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स दिख रहा है, लेकिन समस्या कहाँ आ रही है कि आपको घोड़े के बदले में 5 शीप चाहिए, सामने वाला 4 शीप दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजेक्शन नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। हम भी कभी कभार कपड़े की दुकान में चले जाते हैं तो हम भी बार्गिन करते हैं ना कि भैया थोड़ा कम कर दो, मम्मी के साथ चले जाइए ना, तो 1500 रुपए का सामान का वो कितना बोलती है, 200 रुपये में देवो। ठीक है, तो इतना कम कर देती हैं और 250 रुपये में खरीद के ले आती हैं। तो होता है ना, मम्मी लोगों के पास सुपर नेचुरल पावर, आपको मालूम है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि भाई आप एक घोड़ा दे रहे हो और बदले में आपको 5 शीप चाहिए, सामने वाला बोल रहा है नहीं हम 4 देंगे, 5 नहीं देंगे, तो आप नहीं लोगे, आप एक्सचेंज ही नहीं करोगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इन्होंने कहा कि इफ अ शीप हैड बीन डिविजिबल, अगर शीप डिविजिबल होता तो पेमेंट जो था वो 4 शीप और आधे शीप का हो जाता एक हॉर्स के बदले में, लेकिन शीप डिविजिबल नहीं है, आप शीप को आधा कर दोगे तो भाई वो कहाँ बचेगा क्या। आगे इन्होंने बोला सिमिलरली इफ द मैन विद द हॉर्स वांट्स ओनली 2 शीप, ठीक है, देन हाउ विल ही एक्सचेंज हिज हॉर्स फॉर 2 शीप, क्योंकि हॉर्स की वैल्यू ज्यादा है, कंपेरेटिवली शीप की वैल्यू कम है। ठीक है, तो हॉर्स अगर दे करके अगर वो सिर्फ 2 ही शीप लेना चाहता है तो भाई वो हॉर्स को कैसे डिवाइड करेगा 2 शीप के बदले में।
तो दिस इज इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। आगे कह रहे हैं एज इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड हिज हॉर्स, नो ट्रेड विल बी पॉसिबल बिटवीन द टू parties or persons, thus indivisibility of certain goods make the barter system inappropriate। अगला पॉइंट नंबर 4 है, यहाँ कह रहे हैं डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। भाई हम स्टोर करके नहीं रख सकते थे उस जमाने में। आज के टाइम आपने देखा होगा लोग पैसे, गोल्ड, ज्वेलरी, मतलब वैल्यूएबल आइटम्स को पैसे में खरीद लेते हैं और उसे स्टोर करके रख लेते हैं, या पैसे को भी स्टोर करके रखा जा सकता है लंबे समय तक। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, गुड्स को, देखिए सर्विसेज वैसे भी स्टोर नहीं कर सकते, तो गुड्स को भी हम लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते थे। इन्होंने बोला कि जो बार्टर सिस्टम था उस टाइम स्टोर करना किसी भी वैल्यूएबल चीज को बहुत डिफिकल्ट था। Anyone wanting to save a real capital over a long period would be faced with the difficulty that during the intervening period the stored commodity may become obsolete or deteriorate in value। तो अगर कोई रखता था कोई ऐसी चीज कि वो लंबे समय के बाद यूज करे, ठीक है, जैसे हम पैसे को आज के डेट में इन्वेस्ट कर देते हैं और हम चाहते हैं कि 20 साल के बाद हम वो पैसा निकाल करके यूज करें, तो हम कर भी सकते हैं आज के टाइम पे ऐसा, ठीक है। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, क्योंकि पैसे नहीं होते थे, मनी नहीं होता था, तो उस जमाने में क्या होता था कि कोई भी सामान को लंबे समय के लिए रखा जाता था तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो सामान डिटोरिएट हो जाए, ऑब्सोलीट हो जाए। ऑब्सोलीट का मतलब आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ टेक्नोलॉजी, आउटडेटेड हो जाए, लोग इस्तेमाल करना बंद कर दें, ठीक है, या उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाए एक हिसाब से, या वही चीज डिप्रिशिएट कर जाए, डिप्लीट कर जाए। तो बहुत बड़ी समस्या थी उस जमाने में। आगे कह रहे हैं एज पीपल ट्रेड इन कैटल, ग्रेन्स एंड अदर सच पेरिशेबल कमोडिटीज। पेरिशेबल वो चीजें होती हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, ड्यूरेबल वो होती हैं जो लंबी चलती हैं। तो पहले के जमाने में जो बार्टर एक्सचेंज होता था ज्यादातर पेरिशेबल चीजों में होता था, जैसे कैटल, ग्रेन, ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते थे और ऑफन डिफिकल्ट टू स्टोर। अब भाई कैटल को आप 20 साल के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते हो, ग्रेन को स्टोर करके नहीं रख सकते हो, ठीक है, वर ये खराब हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बार्टर एक्सचेंज में, स्टोरिंग ऑफ वैल्यू। अगला जो पॉइंट है वो है डिफिकल्टी इन मेकिंग डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड मतलब फ्यूचरिस्टिक पेमेंट, कि भाई आज के टाइम पे अगर हमने कहीं से पैसा लिया है तो हमको मालूम है कि कितना वापस करना है इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। लेकिन उस जमाने में क्या होता था कि उस जमाने में पैसे तो होते नहीं थे, उस जमाने में तो गुड्स या सर्विसेज होती थी। तो इन्होंने बोला कि जो बार्टर इकोनॉमी है उसमें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता था फ्यूचर पेमेंट्स करना, ठीक है। जो पेमेंट होते थे वो गुड्स या सर्विसेज के फॉर्मेट में किए जाते थे, तो जितने भी डेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे वो पॉसिबल नहीं थे, उधार का जो ट्रांजैक्शन होता था पॉसिबल नहीं था, क्योंकि दोनों पार्टीज में से एक पार्टी का डिसएग्रीमेंट तो होता ही होता था किसी ना किसी ग्राउंड पे। जैसे कई बार कंट्रोवर्सी जन्म दे देती थी कि क्वालिटी ऑफ गुड्स या सर्विसेज जो आप रीपे करेंगे। एग्जांपल के तौर पे दो पार्टीज हैं, ठीक है, वुड ऑफन बी अनेबल टू अग्री, दोनों में से कोई ना कोई पार्टी अग्री ही नहीं करती थी कि स्पेसिफिक कॉमोडिटी को आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप रीपे कीजिएगा, क्योंकि बोथ द पार्टीज वुड रन द रिस्क, कि दोनों पार्टीज में से किसी न किसी एक पार्टी के पास ऐसा रिस्क होता था कि वो जो भी रीपे करेंगे तो उसकी जो भी रीपेमेंट होने वाला है ना, जो भी चीज कॉमोडिटी, उसकी वैल्यू है तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी या सीरियस नोट पे घट जाएगी। तो एक ना एक को तो रिस्क लेकर के चलना पड़ता था, ठीक है। तो बहुत ही रेयर केस में उस जमाने में क्या होता था कि डिफर्ड पेमेंट्स होते। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखिए किसी भी काम को आप रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यूसली करते रहिएगा तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाइएगा, आपके अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाएगा उस पर्टिकुलर चीज का, ठीक है। उस जमाने में क्या होता था, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्योंकि एक इंसान अलग अलग लोगों को अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता था, एक ही काम नहीं करता था, बदले में उसे क्या मिल सके, फूड ग्रेन्स मिल सके, खाने के लिए कुछ मिल सके, क्योंकि उस जमाने में बार्टर एक्सचेंज में सर्विसेज के बदले में गुड्स भी एक्सचेंज किए जाते थे, तो स्पेशलाइजेशन नहीं था। इन्होंने बोला अगली जो डिफिकल्टी थी बार्टर एक्सचेंज सिस्टम की वो ये थी कि एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन सिस्टम वेयर ईच पर्सन इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड, कि हर एक व्यक्ति जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स था, वो हर एक तरीके का काम कर लेता था। दूसरे शब्दों में हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन बहुत ही डिफिकल्ट था बार्टर सिस्टम में अचीव करना। स्पेशलाइजेशन एंड इंटरडिपेंडेंस जो प्रोडक्शन में था वो तभी पॉसिबल था, मतलब स्पेशलाइजेशन एंड इंटरडिपेंडेंस इन प्रोडक्शन इज ओनली पॉसिबल इन एक्सपैंडेड मार्केट सिस्टम बेस्ड ऑन मनी इकोनॉमी, ठीक है। और आगे इन्होंने बोला कि कोई इकोनॉमिक प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है बार्टर इकोनॉमी में ड्यू टू लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो ये सारी की सारी दिक्कतों की वजह से मनी का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी। दोस्तों आई होप एंड बिलीव कि आपको
बार्टर एक्सचेंज क्लियर हो गया होगा और उसकी क्या क्या डिफिकल्टीज हैं वो भी अच्छे से समझ आ गए होंगी. ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस.